नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। मतदान 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को 3 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 10 नवंबर को होगी। राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कहा, नए कृषि विधेयक और श्रम कानूनों से किसानों और श्रमिकों को अनावश्यक कानूनों से छुटकारा मिलेगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी चालित 670 बसें और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी। भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग आज से अस्तित्व में। देश में पिछले 24 घंटों में 15 लाख कोविड जांच की गई। अब तक लगभग 7 करोड़ नमूनों की जांच हुई। और जाने माने पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन। दोपहर समाचार में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में शुरू की गई विशेष श्रृंखला के अंतर्गत इस बुलेटिन की शुरुआत सांप्रदायिक सद्भाव पर बापू की बात से करते हैं। बापू ने पश्चिम बंगाल के सौदेपुर में प्रार्थना संबोधन के बाद लोगों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और एकजुट रहने की अपील की थी। हिंदुस्तान एक है और भूगोल उसकी एक बनी है और इतने वर्षों से हम एक ही हिंदुस्तान में पड़े हैं। बिहार में 28 अक्टूबर से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71, दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और त्योहारों के मद्देनजर 243 सदस्यों की राज्य विधानसभा के चुनाव कम चरणों में कराने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदान की अवधि 1 घंटा बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दी गई है। अंतिम 1 घंटा कोविड रोगियों के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण जीवन के सभी पहलुओं में परिवर्तन हुए हैं, इसलिए राज्य विधानसभा के चुनाव भी नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि कोविड महामारी के मद्देनजर 7 लाख हैंड सैनिटाइजर प्वाइंट, 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, 6,70,000 फेस शील्ड और 23 लाख जोड़ी दस्तानों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं और अन्य गतिविधियों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी के दिशा निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के संबंध में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदान के समय के बारे में कुछ राज्यों की आपत्तियों पर 29 सितंबर को चर्चा के बाद लोकसभा की 1 और विधानसभा की 64 सीटों पर उपचुनाव के बारे में फैसला किया जाएगा। विशाल शर्मा, समाचार कक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसान और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती के अवसर पर श्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयकों और सरकार के श्रम सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से सत्तारूढ़ ताकतों ने केवल झूठे वायदों के जरिए किसानों और कामगारों से राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास किया। किसान और श्रमिक के नाम प्रदेश में, राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल, एक ऐसा जाल जिसको ना तो किसान समझ पाता था और न ही मेरा श्रमिक भाई बहन समझ पाते। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था।
नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हाँ, उन पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इन कृषि विधेयकों के पारित होने से कृषि क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अलावा देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि नए कानूनों से प्रत्येक 100 में से 85 किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे देश के किसानों के पास जाएं और उन्हें इन कानूनों के फायदे समझाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक सुधार किए हैं। एनडीए सरकार ने निरंतर इस स्थिति को बदलने का प्रामाणिक प्रयास किया है। कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पहले लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय किया, उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी की और रिकॉर्ड सरकारी खरीद भी एनडीए सरकार ने ही की है, इतिहास बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की मदद के लिए किसान सम्मान निधि के तहत उनके खातों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में कुल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सरकार ने इस बात का भी प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हो, किसान क्रेडिट कार्ड, उन्हें खेती के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध हो। हमारी सरकार इसके दायरे में देश के हर किसान को ले आई। अब किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालकों को और मछली पालन से जुड़े लोगों को भी दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एनडीए सरकार ने अब तक करीब 35 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में संसद में पारित ऐतिहासिक श्रम सुधार संहिता से मजदूरों को एक समान मजदूरी मिलेगी, उनका सम्मान बढ़ेगा और उनके कानूनी अधिकारों की गारंटी भी मिलेगी। सरकार के अन्य सुधारों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आयकर रिटर्न की पहचान रहित कर आकलन प्रणाली और अपील व्यवस्था से ईमानदार करदाताओं की कठिनाइयां कम होगी। श्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र और अन्य विविध क्षेत्रों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार और शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसे समय में भी स्वदेशी पर बल दिया था जब तत्कालीन सरकारों ने विदेशी आयात पर आधारित आर्थिक वृद्धि के मॉडल को अपनाया था। ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। उस समय जब आजाद भारत के नवनिर्माण के लिए विदेशी मॉडल को अपनाने पर जोर था, तब भी दीनदयाल जी आधुनिक भारत के विकास के लिए भारत की मिट्टी पर, भारत के कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ पर, उनके पराक्रम कर, उनकी प्रतिभा पर भरोसा करके उन्हीं से समाधान मिलेगा, उस समाधान को लेकर वे आवाज बुलंद करते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी पार्टी कार्यकर्ता संकट में फंसे लोगों की मदद का प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने वैश्विक महामारी से बचने के लिए लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने, मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया। वर्ष 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया गया था। इसी दिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2014 में आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के रूप में फिर से विकसित किया, जिसके माध्यम से अधिक पहुंच, कवरेज और गुणवत्ता पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान नेता और विचारक थे, जिनका एकात्म मानववाद और अंत्योदय का दर्शन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पंडित जी ने भारतीय संस्कृति और आदर्शों की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया।
श्री शाह ने कहा कि पंडित जी का जीवन सामाजिक समरसता और देशभक्ति का एक अनूठा उदाहरण है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 p.m. in the night. On 100.1 FM, All India Radio. ये आकाशवाणी है। सरकार ने बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 670 विद्युत बसें और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। फेम योजना के दूसरे चरण में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए बसें, जबकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई। एक ट्वीट संदेश में भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ये निर्णय डीजल पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना सौभाग्य के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सभी ग्रामीण घरों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके सार्वजनिक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के लिए कुल 16,320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 2,295 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान शहरी क्षेत्र के लिए किया गया है। अब तक सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ 62 लाख से अधिक घरों में बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में चिकित्सा, शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग आज से अस्तित्व में आ गया है। ये भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लेगा। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ईएनटी विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को 3 वर्ष के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में बड़े सुधारों के प्रावधान वाले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम को राष्ट्रपति ने पिछले साल 8 अगस्त को मंजूरी दी थी। इस आयोग में 1 अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। ये बंदरगाह अब डिजिटल प्रौद्योगिकी में निवेश कर रहा है। बंदरगाह न्यास के अध्यक्ष विनीत कुमार ने बताया कि नौवहन सुविधा के लिए एकीकृत ई मार्केट प्लेस के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि ई मार्केट प्लेस नौवहन के लिए सिंगल विंडो प्रणाली होगी। इससे संबद्ध पक्षों को नौवहन के लिए पारदर्शी, सुगम और एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली की सुविधा मिल सकेगी। मणिपुर में 3 मौजूदा विधायकों और 2 पूर्व विधायकों को भाजपा नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल किया गया है। राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने कल राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। 2 पूर्व विधायक पिछले चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्होंने हाल में विधानसभा और पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। एक रिपोर्ट। इस समय 7 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में 13 सीटें खाली हैं और संभावना है कि अगले कुछ महीनों में होने वाले उपचुनावों में इन सीटों को भरा जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किए जाने को चुनाव प्रचार की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पिछले सोमवार को मणिपुर बीजेपी प्रमुख प्रोफेसर एस तिकेंद्र के साथ नई दिल्ली में थे, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और राम माधव से मुलाकात की। बाद में वो पार्टी के राष्ट्रीय उप अध्यक्ष और केंद्रीय पर्यवेक्षक विजयंत पांडा के साथ इम्फाल लौट आए और अपने 12 सदस्यों वाले कैबिनेट में 5 नए मंत्री शामिल कर लिए। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से मैं जे थक्सोम। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी इलाके अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई गोलीबारी में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी मारे गए। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इलाके के सिरहामा गांव में कल शाम आतंकवादियों का सुराग मिलने पर सुरक्षा बलों ने घेर कर सघन तलाशी अभियान शुरू किया।
आज सवेरे हुई गोलीबारी में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की। चुनाव 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को 3 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 10 नवंबर को होगी। राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कहा, नए कृषि विधेयक और श्रम कानूनों से किसानों और श्रमिकों को अनावश्यक कानूनों से छुटकारा मिलेगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी चालित 670 बसें और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी। भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग आज से अस्तित्व में। देश में पिछले 24 घंटों में 15 लाख कोविड जांच की गई। अब तक लगभग 7 करोड़ नमूनों की जांच हुई। और जाने माने पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन। देश में पिछले 24 घंटों में लगभग 15 लाख कोविड नमूनों की जांच करके एक दिन में जांच का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इसके साथ ही अब तक जांच किए गए नमूनों की संख्या लगभग 7 करोड़ हो गई है। भारत प्रतिदिन सबसे अधिक नमूनों की जांच करने वाले देशों में बना हुआ है। देश में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या 1818 हो गई है। इनमें 1084 सरकारी और 734 निजी प्रयोगशालाएं हैं। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर की जाने वाली जांच में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। इस समय ये संख्या प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 50,000 है। जांच सुविधाओं में विस्तार से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नमूनों की दैनिक जांच में भी वृद्धि हुई है। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 81,000 से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही ये संख्या बढ़कर 47,56,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर 81.74% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वाले और संक्रमित होने वालों के बीच अंतर निरंतर बढ़ रहा है। देश में कुल संक्रमित के 16.67% लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर 80% से अधिक है। इन राज्यों में बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 86,052 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ देश में संक्रमित लोगों की संख्या 58,18,000 से अधिक हो गई है। इस समय 9,70,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले एक दिन में 1,141 लोगों की मृत्यु के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 92,290 हो गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,381 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,81,627 हो गई है। राज्य में कल 57,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य दर भी मामूली सुधार के साथ 82.67% हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,50,160 हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। सुश्री बनर्जी ने संक्रमण के मद्देनजर समितियों से खुले पंडाल तैयार करने और प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने के निर्देश का पालन करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के कारण परेशानी का सामना कर रहे राज्य के 75,000 हॉकरों को 2-2 हजार रुपए का अनुदान देने की भी घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी उपचार के लिए 5,500 रुपए की सीमा तय की है। कई अस्पतालों और ब्लड बैंकों से प्लाज्मा थेरेपी के लिए अधिक धनराशि वसूले जाने की सूचना के बाद सरकार ने ये निर्णय किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि यह देखा गया है कि निजी और विश्वसनीय ब्लड बैंक प्लाज्मा थेरेपी के लिए आवश्यक प्लाज्मा बैग के लिए अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं। उन्होंने कहा, प्लाज्मा की प्रति खुराक की लागत निर्धारित करने के लिए राज्य रक्त आदान परिषद द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। टोपे ने कहा कि समिति ने प्लाज्मा एकत्र करने के लागत को ध्यान में रखते हुए प्लाज्मा और साथ ही अन्य परीक्षणों के लिए सेवा शुल्क निर्धारित किया है, जिसके अनुसार 200 मिलीलीटर प्लाज्मा बैग के लिए 5,500 रुपया की अधिकतम कीमत तय की गई है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कोविड से मरने वाले शामिल नहीं हैं।
पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कोविड मौतों को शामिल किया गया है। ये स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों के मद्देनजर आया है जिनमें दावा किया गया है कि कोविड से मरने वालों के परिजन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा का दावा कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जाने माने पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का आज चेन्नई में निधन हो गया। वे 74 साल के थे। उनके पुत्र एसपी चरण ने इसकी पुष्टि की। श्री बालासुब्रमण्यम को इस महीने की 5 तारीख को कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बालासुब्रमण्यम ने 16 भारतीय भाषाओं में 40,000 से अधिक गानों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जवाब दो पहला पहला प्यार है पहली सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जाने माने पार्श्व गायक पद्म भूषण एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश ने आज एक लोकप्रिय गायक खो दिया है। श्री जावड़ेकर ने दिवंगत गायक के परिवार, दोस्तों और उनके करोड़ों प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाने माने पार्श्व गायक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री शाह ने कहा कि वे अपनी सुरीली आवाज और अद्वितीय संगीत रचनाओं के माध्यम से हमेशा याद किए जाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी जाने माने पार्श्व गायक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसपी के निधन से फिल्म जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री बिस्वभूषण हरिचंदन ने भी एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई वैश्विक स्तर के वैज्ञानिक और नीति तथा संस्थान निर्माता थे। श्री कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर साराभाई के जन्मशती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान को याद किया। राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर भाभा के लिए विज्ञान न केवल रोमांचक यात्रा थी, बल्कि भारत जैसे देश के लिए आधुनिक विकास का वाहक भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने परस्पर विश्वास और मूल्यों के सिद्धांत के आधार पर भारत जापान संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत जापान के बीच आपसी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी बहुत मजबूत हुई है। फोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री ने श्री सुगा को जापान का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। फिल्म अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से जुड़े मादक पदार्थ के सेवन के मामले में बयान दर्ज कराने आज सुबह मुंबई में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी के कार्यालय पहुंची। मुंबई फिल्म उद्योग में मादक पदार्थों के कथित इस्तेमाल के मामले की जांच के लिए एनसीबी ने रकुल प्रीत को सम्मन भेजा था। सुशांत की मित्र अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान रकुल प्रीत का नाम सामने आया था। रिया इस समय इसी मामले में कई अन्य आरोपियों के साथ एनसीबी की हिरासत में हैं। अधिकारी ने बताया कि रकुल को कल बयान दर्ज करवाना था, लेकिन रकुल की टीम ने सम्मन नहीं मिलने की बात कही थी। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और एक बार फिर से इसे सुन लें। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रबंधक करिश्मा प्रकाश और धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज रवि के भी आज एनसीबी की जांच में शामिल होने की संभावना है।
योग ब्रेक प्रोटोकॉल को प्रोत्साहन देने की गतिविधियां आज से फिर शुरू हो गई हैं। कोविड महामारी शुरू होने के बाद ये गतिविधियां रोक दी गई थीं। 5 मिनट के इस प्रोटोकॉल में लोगों को कार्यस्थल पर योगाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयुष मंत्रालय ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से कार्यस्थलों पर कर्मियों को तनाव मुक्त, तरोताजा और काम पर ध्यान देने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 5 मिनट का योग ब्रेक प्रोटोकॉल विकसित किया है। इस दौरान जाने माने योग विशेषज्ञ योगाभ्यास करके दिखाते हैं। कोविड के कारण मौजूदा स्वास्थ्य आपात स्थिति के मद्देनजर फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए सांस संबंधी अभ्यासों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लद्दाख में आसमान साफ रहेगा। तापमान 8 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में तापमान 9 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आसमान साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन शाम तक बादल छा सकते हैं। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तापमान 16 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विद्यार्थियों को शिक्षण, करियर काउंसलिंग और रोजगार के बारे में मार्गदर्शन के लिए यू राइज नाम से एक एकीकृत पोर्टल शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। एक रिपोर्ट। लगभग 20 लाख तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले छात्रों और विशेषज्ञों को इस पोर्टल से फायदा होगा। इस पोर्टल पर मौजूद ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम का फायदा राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में मौजूद छात्र भी उठा सकेंगे। ये पोर्टल छात्रों को हर उपयोगी जानकारी मुहैया कराएगा, जिसमें ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल कंटेंट, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, ई लाइब्रेरी, रिकॉर्डेड वीडियो सामग्री और नौकरियों से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। पोर्टल की लॉन्चिंग के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये योजना दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल साबित होगी और तकनीक के इस्तेमाल से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। मतदान 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को 3 चरणों में कराया जाएगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कहा, नए कृषि विधेयक और श्रम कानूनों से किसानों और श्रमिकों को अनावश्यक कानूनों से छुटकारा मिलेगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी चालित 670 बसें और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी। भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग आज से अस्तित्व में। देश में पिछले 24 घंटों में 15 लाख कोविड जांच की गई। अब तक लगभग 7 करोड़ नमूनों की जांच हुई। और जाने माने पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन। और अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन, जिसे गाया है रूस की गायिका ने।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।